हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला टॉपिक लेकर के आए हैं, फैराडे का नियम। ठीक है, फैराडे एक साइंटिस्ट का नाम था और उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर दो अपने नियम दिए थे, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। तो इस वीडियो में हम लोग कम से कम फैराडे का प्रथम नियम तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ नॉर्मल सी बात बताना चाह रहा हूं, जैसे आवेश। ठीक है, आवेश कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग एनोड और कैथोड के बीच में जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। तो हम लोग सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है और एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हम लोग कर रहे थे आवेश का। आवेश को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू से, है कि नहीं? तो आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि Q इक्वल टू आई इंटू टी, जहां पर I क्या होती है? धारा होती है, और T क्या होता है? समय। मतलब समय, एक निश्चित समय में जितनी धारा हम प्रवाहित करते हैं वो किसके बराबर होती है? आवेश के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है भाई बताओ? 1.602177 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना आवेश होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई एक इलेक्ट्रॉन की। यदि मैं बात करूं एक मोल इलेक्ट्रॉन की, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा भाई? ध्यान देना, एक मोल का बात हो रहा है, एक मोल इलेक्ट्रॉन की। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.022 गुणित 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान देना, एक मोल इलेक्ट्रॉन में 6.022 गुणित 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो कितना हो जाएगा? इसी में हम लोग ज्ञात करेंगे 1.602177 इंटू 10⁻⁻19 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश मिल जाएगा। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन एक फैराड के बराबर होता है, एक फैराडे के बराबर होता है। ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर होता है? एक फैराडे के बराबर होता है। और अगर हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको मिलेगा 9.6483 गुणित 10⁻⁴ कूलम, इतना मिलेगा। ठीक है, आप शायद जानते होंगे, ये मैथ का ही है कि यदि दशमलव के तीसरा अंक 5 या 5 से ज्यादा होता है तो क्या करते हैं? उसको हटा करके उसकी पहली वाली संख्या में 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो 9 यहाँ पर 8 है, क्या करेंगे? 9.64 था तो इसको 5 बना देंगे, बाकी सबको हटा करके 10⁻⁴ कूलम। ओके, जो एक फैराडे होता है इसको F से डिनोट किया जाता है, तो 1F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 96500 कूलम। मैंने जो पावर थी उस पावर को हटा करके यहाँ पर डिजिट बना दी। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक फैराडे बराबर 96500 कूलम होता है। ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि फैराडे के नियम के अंतर्गत जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे वहां पे फैराडे या 96500 कूलम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, मैं काफी स्लोली चल रहा हूं तो मुझे उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होगी। तो ये बताइए, एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? 96500 के बराबर। ठीक है, या एक फैराडे में कितना आवेश होता है? 96500 कूलम के बराबर। तो मैं इसको राइट कर देता हूं साइड में, 1F इक्वल टू 96500 कूलम। ओके, और यहां पर मैं आवेश को भी राइट कर देता हूं, Q बराबर I इंटू टी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं फैराडे के नियम में। फैराडे का प्रथम नियम क्या पढ़ते हैं हम लोग? फैराडे का प्रथम नियम।
चलिए, फैराडे का प्रथम नियम क्या था? फैराडे ने ये बताया था कि जब कभी दो या दो से अधिक नहीं भैया, उन्होंने फैराडे ने बताया था कि कोई सेल है, ठीक है, कोई सेल है तो उस सेल में प्राप्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित किए गए आवेश के बराबर होता है। पहली बात को समझिए, मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, इसमें कोई ना कोई पदार्थ मिला होगा, तो वो पदार्थ की मात्रा कितनी है वो फाइंड आउट करने के लिए फैराडे का प्रथम नियम प्रस्तुत किया गया और इसमें बताया गया कि जितना भी पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है वो प्रवाहित किए गए धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या बराबर है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मान लो एक सेल है, यहाँ पर कोई पदार्थ की मात्रा मिली, मान लिया W ग्राम, ठीक है, W ग्राम हमें पदार्थ मिला, तो वो किसके समानुपाती होगी? हमने उसमें कितना आवेश प्रवाहित किया, मतलब वो Q, यही तो आवेश होता है, Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, फैराडे का प्रथम नियम क्या कहलाता है कि किसी सेल में प्राप्त पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित की गई धारा के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पर W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? Q के। बात क्लियर हुई? नई बात समझ में आई? भाई कोई एक सेल है, अभी मैंने जैसे आपको बताया था, है ना, कि क्या हो रहा है, NaCl था, NaCl को क्या किया, जब वैद्युत अपघटन किया गया तो उसमें सोडियम भी मिला, क्लोरीन गैस भी मिली। तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन गैस कितनी मिली वो मात्रा किस पर निर्भर करेगी? हमने उसमें कितना धारा प्रवाहित किया है उसके बराबर। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, मतलब हमको यहाँ पर से यदि क्लोरीन गैस मिल रही है या सोडियम हमको मिल रहा है तो ये कितना मिलेगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? आवेश की। हम जितनी देर तक उसमें धारा प्रवाहित करेंगे हमको उतनी ही ज्यादा मात्रा में पदार्थ मिलेगा। क्लियर हो गई ना बात? ठीक है, तो उन्होंने बताया W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? Q के। ठीक है, तो अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो यहाँ पे कोई ना कोई हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z इंटू Q। यहाँ पर Q क्या है? स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक। और इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? प्राप्त पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक। इसको क्या बोलते हैं? पदार्थ, कौन सा पदार्थ? जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, प्राप्त पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक। क्या है? रासायनिक तुल्यांक। बात समझ में आ गई ना? ये कांस्टेंट भी है और दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है? ये जो हमें पदार्थ मिला है उसका क्या है? ये रासायनिक तुल्यांक है। तो सबसे पहले तो मैं इसे ब्रैकेट में पैक कर देता हूं, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि मुझे आवश्यकता पड़ेगी थोड़ा जगह की। ठीक है, अब चलो, अब आपको पता होना चाहिए पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक है क्या? भाई पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक क्या है भैया? आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है कि किसी पदार्थ के, ठीक है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को प्राप्त करने के लिए हमें उसमें 1 फैरेड आवेश देना पड़ता है। ठीक है, क्या? किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है? 1 फैराडे आवेश प्रवाहित करना पड़ता है। ठीक है, बात हो रही है रासायनिक तुल्यांक की ना, तो किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होता है? 1 फैराडे आवेश देना पड़ता है। कहने का मतलब क्या है? Z बराबर E/96500। कहने का मतलब ये। ठीक, अब बात को समझो, किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम अगर हमें पाना है तो उसमें 1 फैराडे आवेश देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब Z बराबर क्या हो जाएगा? E/96500 के बराबर। ठीक है, जहां पर E क्या है हमारा? ये है तुल्यांकी द्रव्यमान। क्या है? तुल्यांकी द्रव्यमान। तुल्यांकी द्रव्यमान के बारे में पता है ना? नहीं मालूम है? पदार्थ का अणुभार बटे n फैक्टर। मैं इसको यहां पर भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ये E जो होता है ये हमारा क्या होता है? पदार्थ का
अणुभार बटे एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब समझ रहे हैं भैया, कोई भी पदार्थ है तो उसमें कितने आयन मुक्त हुए, ठीक है। यहां पर एन फैक्टर का तात्पर्य क्या है, आयन। अगर एक आयन त्यागा है तो डिवाइडेड बाई 1, 2 आयन त्यागा है तो डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर Z की वैल्यू यहां पर इक्वेशन नंबर 1 पे फिट करूं तो क्या होगा, देखो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z की जगह पे मैं ये पूरा उठा करके राइट कर देता हूं, E/96,500 इंटू Q, यही तो है ना। अब मैं क्या करूं, Q को भी एक्सपैंड कर दूं तो क्या हो जाएगा, W बराबर E इंटू I इंटू T/96,500। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। अच्छा, अगर मैं यहां पर तुल्यांकी द्रव्यमान को भी एक्सप्लेन कर दूं तो क्या हो जाएगा, गौर से देखना। W बराबर E बराबर क्या होता है भाई, पदार्थ का अणुभार बटे एन फैक्टर। तो क्या लिख दूं, अणुभार, पदार्थ राइट कर देते हैं ना, पदार्थ का अणुभार गुणते I गुणते T/n फैक्टर गुणते 96,500। ये हो जाएगा हमारा फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है। अच्छा देखो, मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं, हाँ अच्छे से समझिएगा भैया, ठीक। जैसे मैंने बात किया था सोडियम क्लोराइड की पिछली वीडियो में, तो मैं वही उठा करके ला देता हूं। यहां पर जो हमारा E है क्या है, अणुभार बटे एन फैक्टर, क्योंकि मुझे डाउट है कुछ बच्चे एन फैक्टर को लेकर कंफ्यूज हुए, ठीक है। तो मैं NaCl का तुल्यांकी द्रव्यमान निकाल देता हूं, ठीक है। NaCl का तुल्यांकी द्रव्यमान मैं निकाल के दिखाता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, NaCl का अणुभार निकालते हैं। NaCl का अणुभार क्या होगा, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, ओके, डिवाइडेड बाई एन फैक्टर का भी मैंने बताया था, आयन भैया जितने भी आयन वो त्यागेगा डिवाइड उतना ही कर देगा, ठीक है। अब गौर से देखो, NaCl को अगर तोड़ेंगे तो एक प्लस आयन बनाएगा और एक निगेटिव आयन बनाएगा, यही तो है ना। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि कोई एक आयन से डिवाइड कर दो, चाहे धन आयन हो और चाहे ऋण आयन हो, ठीक है। डिवाइड कितने करेंगे, धन आयन भी एक है, ऋण आयन भी एक है, तो डिवाइड कितना करेंगे, 1 का। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 58.5 डिवाइडेड बाई 1, तो जो NaCl है उसका जो तुल्यांकी भार हो जाएगा वो 58.5 ही होगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। बाकी का यहाँ पर I क्या है, धारा, और ये T क्या है, समय। ये आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में जरूर देगा, ठीक है, ओके। चलिए मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं स्टार्ट करूंगा फैराडे के प्रथम नियम के न्यूमेरिकल से, उसके बाद फैराडे का द्वितीय नियम हम लोग पढ़ेंगे उसके पिछली वीडियो में, ठीक है भैया। इस चीज को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।